नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें 4 जून को किस गठबंधन के पक्ष में जाएगी, एनडीए गठबंधन में जाएगी या इंडिया गठबंधन में जाएगी, सबकी इसी पर नजर है। जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वही दिल्ली की गद्दी तक पहुंचेगा, यह सामान्य से कहा जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की निगाह लगी हुई है कि 80 में से 80 सीटें कौन जीतेगा या 80 में से ज्यादातर कौन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि 80 की 80 हमारी। अखिलेश यादव भी कहते हैं 1 पर संघर्ष है, 79 हमारी। 4 चरण का चुनाव हो चुका है। आधा उत्तर प्रदेश निर्धारित कर चुका है कि वो दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठाने जा रहा है। 39 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, 3 चरण का मतदान बाकी है। हम रोज किसी ना किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को आपके सामने लेके आते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को लेके आते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है राजनीतिक माहौल। इसी कड़ी में आज हम एक उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शामिल एक ऐसे वरिष्ठ साथी को लेके आए हैं आपसे वार्ता करने के लिए, जो पीटीआई एजेंसी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, लाइव इंडिया चैनल के चीफ एडिटर रहे हैं। इसके अलावा पत्रकारिता में इनका कई दशक का लंबा अनुभव है। लखनऊ में निवास करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हर जिले में इनके रिपोर्टर पीटीआई के जमाने से रहे हैं और सामाजिक पत्रकारों के संगठन में भी बहुत सक्रिय रहे हैं। इसलिए हर जिले में इनके संवाद सूत्र अच्छे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का क्या रहा, चौथे चरण के अलावा बाकी 3 चरणों में क्या स्थिति इनको लगती है, क्या संभावनाएं भविष्य में। इस पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करते हैं प्रमोद गोस्वामी जी को। प्रमोद जी, नमस्कार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रमोद जी, आपने अपने बेशकीमती समय में समय दिया। इस समय व्यस्तता का समय था, इससे पहले भी आप लगातार किसी न किसी चैनल पर व्यस्त थे, हमारे बाद भी अन्य चैनल पर व्यस्त रहेंगे, लेकिन इस बीच में आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं। चौथे चरण में जो मतदान हुआ 13 सीट पर, चूंकि आप लखनऊ में निवास करते हैं और लखनऊ के आसपास की सीटें हैं, लखनऊ की इन 13 सीटों में जो आसपास की, क्या रुझान आपको लगता है? अनिल जी, ये अगर चौथे चरण की बात की जाए तो इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मेरी नज़र में ये चुनाव है। तीनों चरणों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चौथा चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए था। उसका मुख्य कारण ये था कि चौथे चरण की जो 13 सीटें थीं, वो 13 की 13 सीटें सारी भाजपा की थी और इंडिया गठबंधन कह लीजिए या 19 के हिसाब से विपक्ष कह लीजिए, उसके पास एक भी सीट नहीं थी। लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले बदले सरकार नजर आते हैं जी। क्योंकि इसलिए ये बात कही जा सकती है कि अब की बहुत सी चीजें बदली हुई हैं। 14 और 19 के चुनाव के नजरियों से अगर देखा जाए तो उसमें काफी हद तक बदलाव मेरी नजर में आया है। उसके कुछ कारण प्रमोद जी, इस चरण में चूंकि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं अखिलेश यादव जी, वो खुद कन्नौज से चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए ये चरण विपक्ष के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना बीजेपी के लिए 13 सीट रिटेन करनी। अखिलेश जी के कन्नौज की सीट का हाल क्या है? दर्शकों को इसकी उत्सुकता होगी कि क्या भाजपा से सुब्रत पाठक से अखिलेश सीट जीत पाएंगे या इस बार फिर सुब्रत पाठक जैसे डिंपल जी को हराकर जीत चौंकाया था, इस बार भी चौंका पाएंगे? अनिल जी, ये मैंने पहले ही शुरुआत में ये कहा कि इस बार बदले बदले हालात नजर आते हैं, तो वो खाली कन्नौज ही नहीं, पूरे प्रदेश का ये हाल मेरी समझ में आता है। जहां तक कन्नौज की जो आपने बात कही है, तो अगर आप देखें तो ये एक समय था कि जब कांग्रेस का अपना था, वो एक जमाना था, लेकिन उसके बाद ये समाजवादियों का गढ़ बन गया जब डॉक्टर लोहिया यहाँ से चुनाव जीते थे और कांग्रेस के एसएन मिश्रा को उन्होंने हराया था जी। उसके बाद से फिर आप देखिए तो मुलायम सिंह यादव जी इस सीट पर आए
और जी उन्होंने चुनाव जीते। जी उसके बाद फिर अखिलेश जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत यहीं से चुनाव लड़के पहला लोकसभा चुनाव में संसद में वो यहाँ से पहुंचे थे और डॉक्टर लोहिया फर्रुखाबाद से पहुंचे थे और दोबारा कन्नौज से जी जीते थे। जी तो इसलिए समाजवादियों का गढ़ रहा है और जातिगत समीकरण भी कुछ इस ढंग के रहे हैं कि जी वहाँ यादवों का अपना एक अच्छा वोट बैंक है और इस लिहाज से मुझे लगता है। दूसरी एक बात यह है कि जो सुब्रत पाठक का जी ये चुनाव जीतने के बाद वहां की जनता में काफी नाराजगी रही है। कुछ वीडियो भी वायरल हुए जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके बड़े समर्थक थे, जो उनको लेके आए थे या जी जिन्होंने उनकी मदद की थी, जी उसको लेके कुछ मामलों में, अब मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, जी लेकिन उसको लेके बड़ी तल्ख विवाद हुआ था और वो वीडियो भी वायरल हुआ था। जहां जी तक जनता की बात है, जनता में भी उनके प्रति एक नाराजगी थी। जी और जहां तक मेरी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी ने जो इंटरनल सर्वे कराया था उसमें जी भी ये रिपोर्ट गई थी कि कन्नौज में जनता की कुछ नाराजगी है। तो एक इसलिए बार मुझे उन्होंने नहीं लगता। एक दलित तहसीलदार था, उसके साथ मार पिटाई की थी, थाने में पुलिस वालों को पीटा था, इस कई तरह की मामले चीजें थे। आई जी थी। जी जी और जी कल जी का भी जी आपको याद होगा, एक ट्वीट आया था जो हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, कि भारतीय जी जी जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बताया गया कि कन्नौज में समाजवादी पार्टी के गुंडे वहां पीठासीन अधिकारियों और पुलिस के साथ मिलकर बूथ कब्जा रहे हैं। भाजपा हाँ के वो राज में भाजपा ये कह रही है कि पीठासीन अधिकारी और पुलिस विपक्ष के कब्जे करा रही है। तो लक्षण तो ये लग रहे थे ठीक नहीं है, लेकिन आपके पास रिपोर्ट्स क्या है वहां की? नहीं, देखिए ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। वह निश्चित रूप से ये, इसमें कोई तर्क नहीं, ये खाली गढ़ा गया एक बात है। ऐसा कन्नौज के हमारे संवाददाता जो रहे हैं प्रकाश शर्मा, उनसे भी जी बात हुई, उन्होंने भी जी ये जिक्र किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। अच्छा, जी एक चीज, मैं जी अगर ये बात जो आरोप लगा इसको मैं जी सच भी मान लूं फॉर आर्गुमेंट, जी जी तो जी इससे एक बात तो बहुत साफ नजर आती है कि जी इसके मतलब जो है कि लोगों में भाजपा के प्रति एक नाराजगी तो है। अगर बिल्कुल ये है। सही है अगर ये तो सही भी, है तो अगर ये सही है तो भी अगर उन जी लोगों ने साइकिल पर सवार होने की कोशिश की है तो इसके हाँ, मतलब भाजपा के प्रति कहीं नाराजगी है। तो पीठासीन ये सारी अधिकारियों चीजें, में और पुलिस में भी नाराजगी है। और पुलिस में भी नाराजगी है। तो जी इसके जी मतलब जो मतलब डबल इंजन की सरकार है। और जी मतलब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 और देश में 400। चार तो सौ तब पार तब तो फिर तब तो फिर लोगों को खसकने का कोई गुंजाइश नहीं बचती है अगर वो सही माना जाए। तो हाँ इसके बिल्कुल इसको कई रूपों में अगर देखें तो वो जी दावे में भी कहीं मतलब लग रहा है कि लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं और जी यथार्थ जी से जी परे हैं। और जी दूसरे, अगर वो बैठ गया है और उसने पीठासीन अधिकारी ने और पुलिस ने मिलकर अगर ये किया है तो इसके जी मतलब भाजपा के प्रति, और ना ही भाजपा के प्रति, तो कम से कम सुब्रत पाठक के प्रति तो पाठक तीखी के प्रति नाराजगी है नाराजगी ही, जरूर है, कैंडिडेट से जरूर का है। विरोध तो है ही है। है ही है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई संशय या दुविधा है। और देखिए, जो डिम्पल हारी थी जी वो बहुत हजार, कुछ हजार वोटों से हारी थी, तेरह बारह हजार हजार वोटों वोटों से से हारी हारी थी, थी, 13,000 हारी वोटों थी। से हारी थी। तो जी हाँ, तो वो, अच्छा, उसमें भी उस समय, उस दौर में ये बात भी चर्चा में आई थी, अखबारों में भी छपा था कि उसमें कहीं ना कहीं हेराफेरी की गई थी, इसलिए जी वो हो गया था। तो कोई मार्जिन भी कोई 1,50,000 का नहीं था। नाराजगी बिल्कुल सुब्रत के प्रति है। तो जी ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश जी को कहीं जीतने में कोई शक शुबा है। एक चीज और इसमें आई थी कि पिछली बार चूंकि सपा बसपा का गठबंधन था, तो अखिलेश जी की कहीं मैं बाइट सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि पिछली बार हमारे कार्यकर्ता भी अति आत्मविश्वास में आ गए थे, गठबंधन इतना बड़ा हो गया है तो आंधी चल रही है। चूंकि सभी टीवी वाले ये कह रहे थे, सभी पत्रकार ये कह रहे थे अब सपा बसपा मिलेगी तो कुछ बचता ही नहीं है, 63 65 60 सीट बता रहे थे। इसलिए, और जब परिणाम निकल के आए तो पता लगा बसपा के कैडर ने सपा के लोगों को वोट नहीं दिया, सपा के कैडर ने तो दिया था। तो आपको लगता है कि ये अखिलेश जी कन्नौज में आराम से जीत रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से जीत रहे हैं, उसमें मुझे कहीं भी कोई दुविधा या शक शुबा नहीं दिखाई देती है।
नंबर जी एक, जी जो दलितों की बात आपने कही, वो जी अगर 19 के चुनाव को देखे तो न केवल कन्नौज में जी बल्कि पूरे प्रदेश में यादवों ने तो वोट बसपा को किया, जी, लेकिन लेकिन दलितों ने दलित नहीं ने किया। नहीं किया। उसी हाँ, उसी का ये परिणाम रहा कि मायावती 10 सीटें जीत गई और हाँ, समाजवादी पार्टी जिसका संगठन के रूप में, जनाधार के रूप में जो बड़ा था, वो जी हार गए। उनके पास 5 रह गई, उन पर 10 चली गई, डबल का अंतर हो गया था। नहीं, ये केवल यादवों में नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह जी और जैन जी चुनाव लड़ रहे थे बागपत में और मुजफ्फरनगर में। आरएलडी, सपा और बसपा तीनों गठबंधन था, दोनों यहाँ से हार गए थे। यहाँ भी वोट दरअसल 14, 17, 19, 22 के चुनाव में दलित भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व कार्ड था उसके साथ अपने आप को जुड़ा महसूस करा था, चूंकि बहन जी कमजोर थी। और सीटों की नहीं चर्चा देखिए करते हैं जी, अगली अनिल सीटों जी, की इसमें चर्चा कर एक लेते बात, हैं। जी 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 हाँ, जी बताएं। इसमें एक बात खाली कहना चाहूंगा। जो जी आपने कहा, दलितों में असल में 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने बसपा की 4 बार सरकार बनवाई, जी हाँ तो उसकी वजह से दलितों का कहीं ना कहीं, जाटवों को छोड़ दें, जी अदरवाइज जो जाटव थे वो वोटों का कहीं शिफ्ट किया और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जी श्रुडली, मतलब जी, दलितों के बीच में अपने लोगों को भेज के वहां भोजन करना, उनको वो भोजन करना, इसमें कराना, दलित पैर छूना, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने पैर छुए धोए। पैर जी छुए और उनके पैर पूजन किया, तो जी उससे दलित जो है वो उधर खसका था। लेकिन इस बार मैं जी आपको बताना चाहूंगा कि खाली 2 शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा कि अगर दलित वोट जिस ढंग से, अगर उसमें कुछ बदलाव नजर आया, क्योंकि संविधान में बदलाव को लेकर दलितों में बड़ी नाराजगी नजर आ रही है। अब वो कितनी जी, है, ये एक बात अलग ये है कि 4 जून को पता हम लगेगा। 4 जून को पता लगा। लेकिन अगर दलितों ने अगर अपना कोई खेल किया या बदलाव किया, तो परिणाम भी जो है वो अप्रत्याशित अप्रत्याशित होंगे। होंगे, निश्चित निश्चित। तीसरे चरण में, पहले दूसरे चरण में नहीं दिखाई दिया, लेकिन तीसरे और चौथे चरण में दलितों का ये टोन दिखाई भी दिया कि संविधान को लेकर उनकी नाराजगी दिखाई दी। वो मतदान में कितनी तरमीम होगी, कितनी बदलेगी, ये अलग विषय है, लेकिन दिखाई जी दी है, विषय दिखाई दिया। जी शाहजहांपुर जी की जी। चर्चा कर लेते हैं। 13 सीटों में शाहजहांपुर के बारे में क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, शाहजहांपुर के बारे में अब की ये कहा जाता है कि वहाँ के जो यहाँ के कद्दावर मंत्री हैं, खन्ना साहब, सुरेश उन्होंने, सुरेश खन्ना। हाँ, सुरेश खन्ना जी, उन्होंने जो प्रत्याशी अपने प्रभाव से जिसको दिलवाया और लोग उससे नाराज हैं या जी उसके प्रति लोगों की नाराजगी थी, लेकिन खन्ना जी के वो प्रिय थे, ऐसा कहा जाता है। जी जी अब नाराजगी खन्ना जी के और उनके बीच में मतलब क्या, मतलब निकटता है या वो कितने उनके अभिन्न मित्र हैं जिसलिए उन्होंने दिलवाया, उस जनता की नाराजगी के बाद भी मुझे जी लगता है, या जो वहां के लोगों का कहना है या जो यहाँ राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि अगर कन्नौज सीट के बाद अगर कोई जी। किसी के लिए सबसे ज्यादा है तो वो शाहजहांपुर की है। अच्छा, जी शाहजहांपुर जी, में गठबंधन मजबूत है? मजबूत स्थिति में कहा जा रहा है। खीरी में क्या स्थिति है? लखीमपुर खीरी में टेनी साहब के यहाँ। देखिए, खीरी में मुझे लगता है कि हालांकि उनके ऊपर बड़े आरोप रहे और आप बहुचर्चित एक कांड रहा है जो ट्रैक्टर से 8 जो किसानों को सालों को रौंद चलने दिया वाला, था, जी हाँ। जी कुचलने वाला जो था, वो जी बहुत चर्चा में रहा। लेकिन जी बावजूद उसके वहां पर कड़ी टक्कर, और मुझे लगता है कि वहां टेनी साहब अपनी सीट, मार्जिन तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन जी। मुझे लगता है कि शायद वो अपनी सीट को बचा सकते हैं। सीतापुर के बारे में क्या रिपोर्ट्स है? सीतापुर में वहां कांटे के इन इन 2-3 जगहों को अगर आप छोड़ दें, मैं इन होल जी बाकी और सारी सीटों के बारे में आपको बता दूं, कानपुर को छोड़ के जी बाकी सब सीटों पर कहीं ना कहीं मजबूत टक्कर है। और जो जीत रही है पिछले उसमें वो कहीं ना कहीं घटेगी और हार जीत का फैसला बहुत जी लंबे वोटों से नहीं होगा, कम से होगा। जी सारी चीजें, चाहे आप धौरारा ले लें, चाहे आप उन्नाव ले लें, हालांकि साक्षी जी वहां मजबूत रहे, वोट बैंक ठीक है, लेकिन जी बावजूद उसके अनु टंडन वहां अच्छी टक्कर दे रही हैं। उसके देखिए रीजन है उसमें, जी हम इन तथ्यों पे जाते हैं कि पहले
दो तीन रीजन ऐसे हैं कि जिसकी जी वजह से न केवल इन 13 पे, न केवल जो 3 चरण हुए हैं, बल्कि जी आने वाले चरणों में भी जी कहीं न कहीं इसका प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो विपक्ष ने पूरी तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा, जी। गरीबों का मुद्दा, और उसका कारण एक ये रहा है कि अगर आप महंगाई का देखें जो मुद्दा, मत हाँ, महंगाई का मुद्दा, महंगाई गरीबी का का मुद्दा, मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ये सब मुद्दे आए हैं चर्चा में मुद्दा इस बार। ये विपक्ष ने बड़े प्रभावी ढंग से जनता के बीच में रखने की कोशिश की है, और जी भारतीय जनता पार्टी उसको काउंटर करने में विफल रही है। वो कहीं ना जी। कहीं दूसरे मुद्दे उठाती रही है, चाहे वो दहेज, मतलब मंगलसूत्र, अडानी हाँ, अंबानी, अंबानी, साइकिल। पाकिस्तान, हाँ, हाँ, ध्रुवीकरण की राजनीति जो लेकिन उनका लेकिन अपना। अभी तक के चरणों में प्रमोद जी नहीं लगा कि वो ध्रुवीकरण वाले कहीं किसी क्षेत्र में चले हैं। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, दो चीजें अब की भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां एक माइनस कहा जा सकता है कि जी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की कि जी हालांकि पहले और दूसरे चरण में तो नहीं की, लेकिन जी तीसरे चरण से उन्होंने ये शुरुआत कर दी थी कि वोटों का ध्रुवीकरण कराएं, जी लेकिन वो ध्रुवीकरण नहीं हो पाया। जी पाकिस्तान की बात कहने पे भी, मदरसों की जी बात कहने पे भी, हिंदू मुस्लिम की बात, लेकिन ध्रुवीकरण नहीं हुआ। जी जी दूसरी बात, जो मंदिर मुद्दा भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले उसको जी जी ये एक उसके दिमाग में ये इम्प्रेशन था कि शायद मंदिर को निर्माण को लेके उसके बाद जी ये बड़ा हमारा की मुद्दा बनेगा, जो जी ध्रुवीकरण का भी काम करेगा और हिंदुओं को पूरी तरीके से जोड़ेगा। मतलब कि धर्म की राजनीति भी इस बार विफल रही है, बल्कि उसकी जगह धर्म की राजनीति ने जातिगत आधार पर शिफ्ट हो गई, अगर आप देखें तो उस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वो रहा है। तीसरी बात एक और, मैं खाली इन कारणों को जानने जो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं प्रभावी होगा कि जी जी जी। अनिल जी, अगर आप देखें कि जो मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, उसकी एक हाँ, वजह ये भी रही है कि एक तो क्षत्रिय समाज की नाराजगी रही है, ठीक। ध्रुवीकरण हो नहीं पाया, मंदिर जी मुद्दा चला नहीं, और जी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जी वो लोग इस बात से भी और विशेष रूप से युवा, जी उनको बेरोजगारी की वजह से वो दुखी थे। जी बाकी जी। जो मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय महंगाई से त्रस्त थे। महंगाई से त्रस्त था। तो तो अच्छा, और लेकिन वो जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से थे, तो वो ये जी भी जी नहीं चाहते थे कि हम दूसरे को वोट दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी नाराजगी थी, तो वो जी तटस्थ जी। हो गए। ना तो उन्होंने वोट दिया, न वोटों को निकालने का प्रयास किया, ऐसा मेरा मानना है। आपने जब ये बात शुरू कर रहे थे तो आपने कहा था कि कानपुर को छोड़कर, कानपुर जी, को लेकर आप कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं? नहीं कहा, निश्चित रूप से, चूंकि कानपुर भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ भी रहा है, जी और उसके अपने विधायक भी रहे हैं, लेकिन इस बार जिस ढंग से वहां टिकट का वितरण किया गया, क्योंकि अगर आप देखें वहां कानपुर में, जी तो जी वहां पर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो टिकट जी चाह जी। रहे थे, प्रकाश का सतीश महाना। वो सतीश महाना जी, और जी कपूर साहब जो आना चाह कांग्रेस छोड़ के भाजपा में इस आधार पर या इस प्रलोभन में, या उनको यह आश्वासन दिया गया था कि हम टिकट देंगे, वो जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। और जो जी। सिटिंग एमपी थे वो वो अपनी बेटी के लिए, बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, वो नहीं दिया गया। हाँ, और सत्यदेव जी का पहले चर्चा भी चल रही थी पचौरी जी को कि उनकी बेटी पचौरी को जी दिया को जाएगा। हाँ बेटी को दिया जाए। तो इसलिए इन जो वहां के तीनों प्रभावशाली लोग थे, इनको जी टिकट न देके रमेश अवस्थी को टिकट दे दिया गया। जी रमेश अवस्थी हालांकि मेरा बहुत प्रिय अनुज भी है, और जी। मतलब बिरादरी के हमारे पत्रकार बिरादरी हम के लोगों हैं। के बिरादरी के भी हैं। तो जी और हम ये चाहते भी हैं कि वो जीते, या जी उसकी जीत होनी चाहिए निजी तौर पर। जी 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 लेकिन वहां के जो समीकरण है, आप ये तीनों लोग, चाहे पचौरी साहब हो, चाहे कपूर साहब हो, और चाहे वो महाना साहब हो, ये जी तीनों लोग जो हैं, जो वहां के हमारे कई रिश्तेदार हैं, उनका भी कहना है, वहां के जी पत्रकारों का भी कहना है कि ये जी तीनों लोग एक बात दिखाई तो दे रहे हैं कि हम जी भाजपा के साथ हैं, लेकिन जी इंटरनली
कि वो अपनी आगे की राजनीति को खतरे में महसूस करते हुए वो जी मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि वो उतने सक्रिय नहीं है और सबसे कम मतदान वहां हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है। और जबकि भाजपा की सबसे वो कम सॉलिड सीट मानी जा रही थी। सॉलिड सीट मानी जा रही थी। तीसरा एक कारण और है कि चूंकि जी वहां ब्राह्मणों का अपना एक अच्छी संख्या है, तो जी वहां जो कांग्रेस से या इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी है वो भी ब्राह्मण है, तो जो ब्राह्मण वोट थे वो भी नेचुरली शिफ्ट हो जाएंगे और वो जी स्थानीय व्यक्ति हैं। दूसरे जी वो पिछले 3 वर्ष से जो वहां के लोगों का कहना है कि वो जी अपने चुनाव लड़ने के लिए पिछले 3 वर्षों से बराबर वो प्रयासरत थे। कहीं जी वो वहां के वरिष्ठ नागरिकों को 4 धाम की यात्रा करा रहे थे, कहीं वो अपने यहाँ धार्मिक आयोजन कर रहे थे, कहीं जी ना कुछ वो कर रहे थे। तो जी ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी शायद मेयर का चुनाव लड़ी थी, वो हाँ हालांकि तो हाँ। जीत नहीं पाई थी, लेकिन लगभग 3.25 लाख वोट उन्होंने पाया था। बहुत तो मजबूत इसलिए विधायक है, वहां लगातार वो सुर्खियों में रहते हैं, लगातार कुछ ना कुछ हाँ संघर्ष करते हैं, जनता के जनवादी मुद्दों पर एक्टिव रहते हैं। हाँ हाँ, जी 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 जी, ठीक कह रहे हैं आप। तो अब इसलिए इन मुझे 13 लगता सीट है। में, प्रमोद जी, इन 13 जी सीट में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन और विपक्ष का गठबंधन कितनी कितनी सीटों तक पहुंच जाएगा? देखिए अनिल जी, ये कहना तो चूंकि बहुत कांटे की कई जगह टक्कर है हाँ और लड़ाई नजदीक की भी है और जी समीकरण क्या बनते हैं, चूंकि जातिगत समीकरणों पर ये चुनाव हो गया है, धर्म के बजाय अब की या बिल्कुल। ध्रुवीकरण के बजाय इस बार धर्म नहीं चला है, जाति के मुद्दे चले हैं। मुद्दे चले हैं। तो जी ऐसी स्थिति में इसका तो कोई कह पाना बहुत सटीक मैं नहीं समझता कि ये तो शायद बात मैं सही जो है कि कहूँ इतनी उस। क्लोज फाइट है, आकलन करना। हाँ 4 तारीख को चूंकि ब- 10-20 हजार हर विधानसभा की मार्जिन होगा, 20-30 हजार पे लोकसभा में प्रोडिक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन इसलिए कर सके। ये कयास ही लेकिन है अनुभव के आधार पर। लेकिन मुझे लगता है जी कि 3 सीटें जो हैं वो जो है वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की चौथे चरण में कम हो सकती हैं, इसकी जी संभावना ज्यादा प्रबल है। जी बाकी कितनी होंगी जी अब ये तो 4 जून को भाग्य हम का लोगों को खेल है पता उनका। लगेगा। अब जी उनके भाग्य का खेल है। जी आपने अभी एक मुद्दा उठाया राजपूत समाज का। राजा भैया जी ने अमित शाह जी को भी धोखा दे दिया है, उस पर डिटेल में आज चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप अभी तक 4 चरण हुए हैं प्रमोद जी, आपके आकलन से 39 सीट्स पर अब तक वोटिंग हुई है। 39 में से कितनी सीटों पर आप मानते हैं कि एनडीए है और कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन आपके सूत्रों के हिसाब से प्रबल लग रहा है? देखिए अब आप चूंकि पश्चिम में हैं, मुजफ्फरनगर में हैं और जी जो 2 चरण हुए हैं वो तो पश्चिम के हुए हैं, तो जी मुझे ये एग्जैक्ट कहना तो बहुत मुश्किल होगा या जी एक कितना सही और कितना गलत होगा वो कहना मेरे मुंह से शायद उचित नहीं होगा। जी लेकिन इतना तो तय है कि जी भारतीय जनता पार्टी को इन चारों चरणों में जी नुकसान हो रहा है। मतलब अगर आप देख लीजिए तो पहले चरण में आप ज्यादा इस मामले का बेहतर आकलन कर सकते हैं कि जी पहले चरण में जो 3 सीटें थी, जी मुझे लगता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं डेंट लगता नजर आ रहा है ना। 80 में से दूसरे 80 का जो है वो तो कहीं से कहीं तक दूर तक नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, देखिए ये तो कपोल कल्पित था, ये या ये कह लें कि ये मुंगेरी लाल का सपना कह लीजिए या जी 400 मुंगेरी लाल का सपना कह लीजिए, ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि जी 80 में 80 मिल जाएंगी। जी ये तो मतलब एक राजनीतिक बयान था या एक जी परसेप्शन बनाने के लिए ये बयान दिया गया है। जी लेकिन इतना तय जी है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो जी उसके पास 262 सीटें उसकी थी, मुझे जी लगता है कि शायद उसको पार करना भी बहुत दुष्कर कार्य होगा। लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में भाजपा की बजाय विरोध जो है प्रत्याशियों के चयन का है, जो अभी तक लग रहा है जितनी लोगों से बात हो रही है। दूसरी बार हिंदू मुस्लिम नहीं चल पा रहा है ये और जब जब भी धर्म पर जातियां हावी हुई है, मंडल और कमंडल की भी आपको याद होगी, जब कमंडल पर जी जी मंडल हावी हुआ तो भाजपा के सारे
दावे दूषित हो गए। 2 दशक से ज्यादा भाजपा सत्ता से बाहर रही है। इस बार के चुनाव में आप भी, हमारी भी टीम लगातार घूम रही है, मुद्दे हावी हैं, धर्म हावी नहीं है, और दलित समाज का जो बदला हुआ रुख है, यदि ये वोटों में निश्चित रूप से बदला तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बहुत बढ़ा सकता है, जिसकी किसी को कल्पना नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 80 की 80 सीट में यदि आकलन करें, आज की डेट में अभी 3 सीट अब बाकी, आप लखनऊ में हैं, लखनऊ से पूर्वांचल में भी आपकी टीम है, लगातार आप संवाद भी कर रहे हो, क्या लगता है मोटे तौर पर 80 में से आप भाजपा को कितनी सीट की अपेक्षा करते हैं, एनडीए गठबंधन को? मैं खाली अनिल जी एक मोटी सी एक लेमैन की ही खाली बात कर दूं, वही चाहिए। तो हमारे दर्शक हाँ, जो है वो सीधी सहज भाषा में ये जानना चाहते हैं कि भाजपा बढ़ रही है या घट रही है। मैं वही बात, अगर वही मैं लेमैन वाली खाली बात एक, चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल अविवेकी या बिल्कुल निरक्षर आधार पर अगर बात करूं तो 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं। जी जी, अगर 7 चरण में हम हर चरण में 2-2 सीटें भी कम कर दें तो 14 जी, सीटें तो यही कम हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती है। और इस मतलब चरण में आपने मिनिमम 3 की, तो कम से कम 3 तो कम से कम घटा दी है। मैं बहुत मिनिमम की बात कर रहा हूं, तो जी जी ये कम कर दीजिए। लेकिन जो यहाँ राजनीतिक गलियारे में चर्चा है या जो जी, पत्रकारों के बीच में जो यहाँ के जो राजनीतिक समीक्षक हैं, उन लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 50 से कम रहेंगी, ज्यादा नहीं होंगी। मेरी भी भाजपा में अंदरूनी लोगों से बात हुई है, तो जो कतई भाजपा के एंटी हमारे पत्रकार साथी हैं या वो तो 30 तक ले जा रहे हैं, लेकिन जो भाजपा प्रो भी हैं, जो भाजपा का इंटरनल ग्रुप भी है, उससे मेरी कई से बात हुई। वो कैमरे पे तो आने, एक बड़े नेता का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि इतनी सीट घट जाएंगी। बाद में उन्होंने रिक्वेस्ट किया, भैया ये एडिट कर दो, ये ना हो, हमारी इमेज खराब होगी। तो ये बात सही है कि भाजपा को एक बड़े डेंट की संभावना लग रही है। कितना होगा, क्या होगा, ये तो अलग विषय है। देश में अगर ये स्थिति रही तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की तीसरी बार सरकार बननी शायद उतनी सहज नहीं होगी जैसी कि लग रही थी चुनाव शुरू होने से पहले। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप देखिए, अगर मोटा सा, फिर मैंने वही बात दोहराऊंगा कि अगर मोटा सा आकलन करें, अगर जी आप जी एक जी लेमैन के तरीके से, तो देखिए जी उत्तर प्रदेश में सीटें घट रही हैं, जी 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 महाराष्ट्र में ठीक ठाक घट रही हैं, जी, हरियाणा में घट रही हैं, हाँ हिमाचल में घट रही हैं, हाँ बिहार में घट रही हैं, हाँ, झारखंड में घट रही हैं, तब कर्नाटक मध्य में घट प्रदेश रही है। में, नहीं, उधर साउथ तो छोड़ दीजिए, साउथ कर्नाटक में इनका था, वो घट रही हाँ हैं। लेकिन हम हाँ उसको कर्नाटक को भी पूरा साउथ का हिस्सा मान लें, उसके हिसाब हाँ से तो साउथ में तो भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी वहां कोई बहुत ज्यादा नहीं था। कर्नाटक में एक हाँ था, तो कर्नाटक हाँ में विधानसभा चुनाव भी हार गए, और हाँ उसके बाद अब लोकसभा चुनाव में भी उनकी सीटें घटेंगी। जो 19 में लेके आए थे उसका प्रभाव तो मिलेगा ही सरकार बनने का, या नाराजगी तो साफ दिखाई दी विधानसभा चुनाव से ही, जी तो जी जी वो जी दिखाई देते। तो ऐसे जो उत्तर भारत को अगर आप देख लें, है, जी, तो उसमें सीटें घट रही हैं, बढ़ कहीं नहीं रही है। राजस्थान में घट रही हैं, बिहार हाँ में घट रही हैं, मध्य प्रदेश उनका सबसे मजबूत है, लेकिन वहां भी चाहे एक सीट घट घट रही रही है, हो, पहले एक ही थी, घट रही है। हाँ, नहीं, एक एक तो छिंदवाड़ा की थी उनके पास, हाँ, लेकिन एक थी, और भी, घट रही है। हाँ, नहीं, इस बार नहीं, प्रमोद लेकिन जी अप्रत्याशित रूप से उत्तराखंड के बारे में 5 की 5 सीटें एनडीए की मानी जा रही थी, जो अब जी रिपोर्ट जी है जी, वहां भी घट रही हैं। अगर अगर वहाँ मतलब वहाँ के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, नहीं, मेरी आपको बात ज्यादा हुई है, जानकारी वहां होगी। काफी लोगों से बात हुई है। मैं भी वहां के बारे जी में जी, चर्चा इसलिए नहीं कर रहा था कि 5 की 5 उत्तराखंड में तो भाजपा की आ ही रही है, लेकिन हाँ, वहां मैं भी यही सोच, 1 और 2 सीट के घटने की वहां की भी खबर है। 1 सीट के बारे में नहीं तो तो, भाजपा के शीर्षस्थ व्यक्ति से मैंने बात की, उसने कहा हाँ भाई साहब, 1 तो हार ही जाएंगे, पर हम शायद 3 तो जीत जाएंगे, चौथी भी जीत सकते हैं। ये इस रिपोर्ट्स वहां से आने लगी है। जीतेगा कितने ये तो अलग विषय है, लेकिन ये शुभ हम्म, संकेत शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी नहीं लग रहे हैं। देखिए, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं इधर जी 19 के चुनाव के बाद।
एक जी तो अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी जब 14 में इलेक्शन जीती थी तो जी वो जी। भ्रष्टाचार का केंद्र में मुद्दा लेके जीती थी। बिल्कुल। महंगाई का मुद्दा था, हाँ बेरोजगारी का मुद्दा था, किसानों हाँ। की बात कही थी। सबसे पहली शुरुआत उन्होंने आपके पश्चिम से ही 14 में की थी और नहीं, और उस तब समय उन्होंने 2014 में प्रमोद भाई एक बात ये आ रही थी कि सीएजी की रोज एक रिपोर्ट आती थी और इतनी जीरो लग के आती थी घोटाले में, लगता था कि कांग्रेस ने पूरा देश, एक विनोद जी थे उस लूट। समय सीएजी, उनकी रिपोर्ट आती हाँ थी, लगता था वो इतनी, हम लोग पढ़ भी नहीं पाते थे जितनी जीरो बताते थे कि देश बर्बाद हो गया, हमें लगता था कि ये कांग्रेस ही तो लूट के खा गए हैं। और अब वो सीएजी कहीं चर्चा में नहीं है, वो सीएजी बाद में भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन कर गए हैं। इसलिए मतलब एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम है कि सीएजी की रिपोर्ट में। अब क्या लगता है प्रमोद भाई आपको, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, आपका भी अब व्यस्त है, आपको दूसरे चैनल पर भी जाना है, क्या लगता है, फाइनल कमेंट्स? देखिए, मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब की धर्म संकट बड़ा है जी और यही कारण है कि अगर आप देखिए कि पूर्वांचल को साधने के लिए 14 में प्रधानमंत्री जी ने बनारस में जब नामांकन किया था तो बहुत तामझाम नहीं था। 14 जी में तामझाम बड़ा था, लेकिन जी इस बार तो जो जिस ढंग से मेगा शो किया वो जी बिहार की सीटों को साधने के लिए, चूंकि वहां से लगा हुआ है, और जी जी पूर्वांचल को साधने के लिए ये जी पूरी तरीके से उन्होंने मतलब मतलब 2 दिन कह लीजिए, जी जी दोपहर में जी चले गए थे वो झारखंड के लिए, जी लेकिन दोनों दिन उन्होंने जिस ढंग से उन्होंने मतलब उसको शोभा यात्रा ही कहा जाए, जी तो जिस जिस ढंग से वो निकली थी या जिस ढंग से भीड़ दिखाई दी थी, तो यहाँ इस बात की भी चर्चा थी कि जी मोदी जी की देश के किसी भी हिस्से में सभा हो अगर, जी और उसका उदाहरण देते हैं कि बंगाल का जब विधानसभा का चुनाव था तो उस जी समय इतनी भीड़ दिखाई देती थी कि लगता था कि जी टीएमसी जो है वो शायद जी 10-5 सीटों पे सिमट जाएगी। जी तो जी वो जी। भीड़ का ये मैनेजमेंट तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मजबूत रहता है, पूरे देश से हाँ, बुला के जमावड़ा इकट्ठा कर लिया जाता है। लाभार्थी तो बुलाते हैं, कार्यकर्ता उनके बुला लेते हैं। बुला लेता है, उनका बड़ा संगठन है वो भी आ जाता है। बहुत बड़ा। तो वो एक आधार नहीं होता है, लेकिन जो आपने बात कही मुझे लगता है कि अब की अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई दैवीय कोई कृपा। मतलब कृपा हो जाए, कृपा कह लें या जो और कुछ कह लें, तो बात दूसरी है। जी। अदरवाइज मुझे लगता है कि सरकार का स्पष्ट बहुमत से बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक बार फिर मोदी सरकार आपकी नजरों में असंभव सी लग रही है फिलहाल की डेट में? असंभव न कहें, लेकिन उतना मुश्किल तो है। आसान भी नहीं लग रहा है। मुश्किल तो उत्तर नजर आ प्रदेश रहा है। में, उत्तर प्रदेश की एक चर्चा करें, योगी जी और अमित शाह की राजनीति की भी विवाद चल रही है, ठाकुरों का जो मैनेज करने के लिए हुआ है। योगी जी और अमित शाह के विवाद पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं खाली एक बात कहना चाहूंगा जी जी कि क्षत्रियों में नाराजगी तो है, जी और योगी जी के बारे में ये एक जनमानस में परसेप्शन है कि जी वो क्षत्रियों को पूरी तरीके से वेटिस भी दे रहे हैं। ठीक है, राजनीति है, उसमें जो भी आता है, जब जी। मुलायम सिंह आते हैं तो उनको देते हैं, तो इसको मैं कोई वो भी नहीं कहता, अनुचित नहीं है। हालांकि वो है गलत, हाँ लेकिन राजनीति हाँ। का भी एक चलन हो गया है। उस चलन के लिहाज से मैं उसको उनकी आलोचना नहीं कर सकता हूँ। जी 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 उस चलन के वैसे सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से वो ठीक नहीं है, जी जी लेकिन आप देख लीजिए कि एक बार भी उन्होंने क्षत्रियों से अपील नहीं की है कि भाई क्यों नाराज हो, या उन्होंने कोई क्षत्रियों की बैठक इंटरनल बुला ली हो, मैं नहीं जानता, जी लेकिन जी जी चर्चा में तो आ ही जाता है, तो वो नहीं की है। ये जी अपने आप में एक चर्चा का विषय राजधानी में बना हुआ कि आखिर योगी जी ने क्यों क्षत्रियों की पश्चिम में नाराजगी देखते हुए, और जी। ये तो राजस्थान से चल रही, राजस्थान में भी उसका प्रभाव है, हालांकि वो गुजरात में भी दिल्ली है। में, जी। गुजरात में भी है, दिल्ली में, गुजरात से ही तो शुरुआत हुई है गुजरात में रूपाला क्षत्रियों के की, बयान से शुरुआत हुई। रूपाला ने महिलाओं वहां के से बारे में शुरुआत जो हुई, आपत्तिजनक बयान दिया है, उसी को लेकर बयान दिया नाराजगी था। हाँ बढ़ती चली गई। हाँ, अच्छा, फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीके सिंह को नहीं दिया गया टिकट,
तो उससे भी लोगों की नाराजगी थी कि पहले 6-7 क्षत्रियों ठाकुरों को। को टिकट दिया जाता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब सब गायब हो गए, तो हाँ, उनकी नाराजगी अपनी जातिगत ठीक है। तो ठीक है। तो तो वो कहीं भी योगी जी का एक भी बयान या उनको मनाने के प्रयासों की बात सामने दिखाई नहीं दी। हो सकता है कि अंदर कोशिश की हो, नहीं लेकिन प्रमोद जी, एक सामने चीज नहीं और दिखाई। है, चुनाव हम्म। आचार संहिता में आप जानते हो कि यदि होर्डिंग बैनर भी कोई लगाता है तो चुनाव आयोग की सख्ती होती है। लेकिन ननौता मैं में पंचायत हुई, खेड़ा में पंचायत हुई, कपसाड़ में हुई, मटोर में हुई, हजारों हजारों लोगों की पंचायतें हो रही थी। वहां प्रशासन ने न तो किसी को रोका, और यदि बिना मर्जी के थी तो ना कोई आज तक एफआईआर दर्ज हुई। तो जो बात आप कह रहे हैं वो सवाल बहुत वाजिब है कि शायद महाराज जी की मौन स्वीकृति इनके पीछे जरूर रही होगी, कि कारण क्या है। हाँ, यहाँ का चर्चा तो यही है कि शायद अमित शाह जी उनसे दूसरी एक बात और जी जी, कि वो बिल्कुल सही बात है, अमित जौनपुर शाह में जी की उनकी खटपट की चर्चा जो है वो माना जा रहा है। चर्चाएं, हाँ, राजनीतिक गलियारे में है। कितना सच जी, है ये तो दोनों लोग जाने हैं, दोनों लोग लेकिन जाने। ऐसी चर्चा है। और ये प्रमाण भी दिखाई दे रहे हैं कि उनकी चुप्पी जो है वो कहीं ना जी कहीं इसके मतलब जो है वो भी कोई खुश नहीं। और जो टिकट का यहाँ उत्तर प्रदेश में वितरण हुआ उसमें जी, योगी जी के हिसाब से टिकट नहीं मिली, ये भी ये एक वजह है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो जौनपुर में वहां पर कृपा शंकर को टिकट दिया गया है। कृपा शंकर जी को बीजेपी से दिया गया, जो कांग्रेस से यहाँ है, कांग्रेस के रिजीम में वो गृह राज्य मुंबई मंत्री से सीधे महाराष्ट्र बुला में के, रहे, मुंबई से लाए हैं अमित शाह जी उनको। लाए गए। और वो हैं जौनपुर के ही मूलतः रहने वाले। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन धनंजय सिंह की पत्नी को बसपा ने टिकट दे दिया, तो उससे जी ये बात तो स्पष्ट थी कि धनंजय जी, जी की पत्नी जीते न जीते, लेकिन ये तय था कि कृपा भाजपा शंकर को तो प्रत्याशी जो हरवा है ही देंगे। वो हरवा ही देंगे। उस इस मैनेजमेंट को साधने के लिए यहाँ से प्रयास नहीं हुए, दिल्ली दिल्ली से से हुए हैं, अमित शाह, दिल्ली से प्रयास हुए, और उसमें राजा भैया को अमित शाह जी ने बुलाया बेंगलोर और वो बुलाया। वहां मिलने गए, बेंगलोर जी जी बुलाया, और वहां जी उनसे बातचीत हुई। और उसके बाद फिर ये स्थिति हुआ कि बसपा ने, उन्होंने कहा फेस सेविंग कैसे होगी, तो बसपा जी के ऊपर दबाव डाल के उनका टिकट कहा गया कि नहीं, टिकट हम प्रत्याशी बदल रहे हैं। तो जी उनको जी जी रास्ते से हटाया गया, एक पैसेज दिया गया धनंजय जी सिंह जी को कि क्यों आखिर हटे, या क्या जी। मान मनोवल हो गया। तो ये एक वजह थी। मान तो मनोबल ये के अलावा प्रमोद जी उनके खिलाफ लोकायुक्त की शिकायत करा देनी और मुकदमों का डर दिखाया गया, तो आज वो तो सरेंडर कर गए। लेकिन राजा भैया हाँ, इतने एफर्ट के बाद भी, गृह मंत्री जी के एफर्ट्स के बाद भी राजा भैया अभी भाजपा के झुकाव में नहीं आए हैं। प्रमोद जी, आपने अपने बेशकीमती समय से बहुत समय, चूंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, प्रमोद भाई आपने अपने समय में से बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी, पीटीआई के स्टेट हेड थे, लाइव टीवी के मुख्य संपादक थे। आपने इनकी बात सुनी, इनकी बात आपको सही भी लग सकती है, इनकी बात आपको गलत भी लग सकती है, लेकिन एक बात जरूर है, जो तर्क इन्होंने दिए कहीं ना कहीं उन पर चिंतन जरूर करना चाहिए। तीसरी बार मोदी सरकार पर इन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। तार्किक बात है, इनमें 4 जून को कौन बनेगा ये आपने फैसला किया या किया ईश्वर ने। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी कमेंट्स बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ।